आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने जन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? केक पर मोमबत्तियां क्यों लगाते हैं? यह आपको किसने बताया कि आपके बर्थडे पर केक काटने की परंपरा है, जन्मदिन पर मोमबत्तियां बुझाने की व्यवस्था है? यह जरूर आपको कॉन्वेंट स्कूल्स ने या मिशनरी स्कूल्स ने सिखाया होगा या किसी और को सिखाया होगा, और धीरे धीरे जिसने सबसे पहले इसको सीखा होगा, धीरे धीरे उसने इसे पूरी व्यवस्था पर लागू कर दिया होगा। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि भारत में क्रिसमस, दिवाली जितना बड़ा त्योहार कैसे हो गया? यह परंपरा भी क्रिश्चियन स्कूलों से शुरू हुई और उसके बाद फैलती चली गई, लेकिन किसी ने भी कभी भी इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और शुरू में ही मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको केक काटना अच्छा लगता है, आप जरूर केक काटिए। आप केक खाना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है। आप अपने जन्मदिन पर खीर खाना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है। आप मोमबत्तियां बुझाकर मनाना चाहते हैं या दिए जलाकर मनाना चाहते हैं अपना जन्मदिन, यह सब आपके ऊपर है। और हमें क्रिसमस मनाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कुछ सवाल हैं जो आज आपको अपने आप से जरूर पूछने चाहिए। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि एक ऐसा स्कूल जो आपको देशभक्ति सिखाता है, राष्ट्रवाद सिखाता है, एक ऐसा स्कूल जहां की प्राथमिकता में सबसे ऊपर भारतीय संस्कार हो, जिसके कैंपस में भारत माता की तस्वीर और अखंड भारत का नक्शा होना जरूरी हो, जहां की प्रार्थना में शिक्षा की देवी सरस्वती की वंदना अनिवार्य हो, अगर आपको ऐसे स्कूल को रेटिंग देनी हो तो आप क्या रेटिंग देंगे? हमें लगता है कि आप अपने बच्चों को वहां जरूर पढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको यह बताया जाएगा कि ऐसे स्कूल हैं, ये ऐसे स्कूल हैं और ये स्कूल आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है, तो यह सुनकर शायद कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। जबकि सच्चाई यह है कि स्कूल भले ही भारतीय संस्कार से चलते हैं, पर वहां भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो देश के किसी भी ऐसे स्कूल के पाठ्यक्रम में होती हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई और राज्यों के बोर्ड के पाठ्यक्रम से चल रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों में हो रही पढ़ाई को रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरता की शिक्षा बताया है। राहुल गांधी ने पाकिस्तान में चल रहे मदरसों में दी जा रही इस्लामिक कट्टरता से इन स्कूलों की तुलना की है। इसलिए इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों ने राहुल गांधी के लिए आज हमारे जरिए, जी न्यूज के जरिए एक संदेश भेजा है। बच्चों ने राहुल गांधी से क्या कहा है, यह तो हम आपको आज बताएंगे। उससे पहले हम आपको आज यह सुनाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने इन स्कूलों के बारे में क्या कहा है। हायर एजुकेशन, in fact, the whole education system is being targeted, right? Rewriting of history, subtle rewriting of social norms, subtle attack on the ideas of the constitution, subtle attack on the ideas of equality. So these are values that India just requires. Modern India cannot exist without these values, right? So absolutely you need to reclaim this space. What is going on is essentially an attack on the idea of equality, right? And by the way, the RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview, right? Nobody asks the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question, right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system has got to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy because a lot of their people are, once you get a job as a teacher, you're in. That's it. Then you can't be removed. So we are looking at
a long problem. राहुल गांधी ने अपने इस इंटरव्यू में असल में बहुत बड़ी बात कही है और यह बहुत आपत्तिजनक बात है। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी के इस बयान को किसी ने बहुत ज्यादा या तो समझा नहीं या गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अगर राहुल गांधी को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया और वो लगातार इसी तरह का दुष्प्रचार करते चले गए तो हो सकता है एक दिन धीरे धीरे भारत में भी लोगों की विचारधारा फिर से बदलनी शुरू हो जाए। इसलिए राहुल गांधी ने ये जो दुष्प्रचार किया है, राहुल गांधी ने पूरे देश को और दुनिया को जो बहकाने की कोशिश की है, आज उसका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए हमने आज ये तय किया कि आज सबसे पहले हम आपको सही बात बताएंगे, सबसे पहले आपको सत्य बताएंगे और सबसे पहले आज आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि जिन स्कूलों में राष्ट्रवाद पढ़ाया जाता है, जिन स्कूलों में भारत के संस्कारों को पढ़ाया जा रहा है, जिन स्कूलों में यह कहा जा रहा है कि आप भारत से प्यार कीजिए, उन स्कूलों को आप इस तरह से बदनाम कैसे कर सकते हैं। और वापस बात वहीं आ जाती है कि धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा क्या है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 70 साल में हमें लगातार धर्मनिरपेक्षता की गलत परिभाषा बताई गई हो। भारत में आजादी के बाद से शिक्षा के लिए मोटे तौर पर भारत के तमाम लोगों के लिए दो ही विकल्प हुआ करते थे। भारत में या तो कॉन्वेंट स्कूल थे और या फिर सरकारी स्कूल थे। कॉन्वेंट स्कूल अमीरों के लिए थे, उन लोगों के लिए थे जिनके पास बहुत पैसा था, वो ही लोग कॉन्वेंट स्कूल जा सकते थे। एक जगह पर फीस बहुत ज्यादा थी, वहां अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी, लेकिन ये जो अंग्रेजी शिक्षा मिलती थी ये पश्चिम की सभ्यता से प्रभावित थी और ये ईसाई धर्म से प्रभावित थी। यहां पर आपको चर्च के बारे में बताया जाता था, मंदिर के बारे में नहीं। यहां आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसे फादर कहा जाता है, प्राचार्य नहीं। जबकि दूसरी जगह यानी हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त थी, लेकिन शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था। इसलिए बहुत मजबूरी में लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे। सिर्फ वही लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे जिनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं था। इसलिए महंगी शिक्षा हासिल करने की क्षमता रखने वाले अमीर लोग कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते चले गए और गरीब वर्ग ने सरकारी स्कूलों को चुना, क्योंकि उनके पास और कोई चारा था ही नहीं। यहां पर एक बात और खास आपको बताते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में क्योंकि सक्षम लोगों के बच्चे पढ़ते थे और धीरे धीरे ये पश्चिमी सभ्यता और जो भी वहां पढ़ाया जाता था उससे प्रभावित होते थे। फिर यही बच्चे आगे बड़े होकर प्रशासनिक नौकरियों में आए, बड़े बड़े फैसले लेने के पदों पर बैठे और उसके बाद यही बच्चे धीरे धीरे इन्होंने अपना देश चलाना शुरू किया, समाज को प्रभावित करना शुरू किया, अपने परिवारों को चलाना शुरू किया और धीरे 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 यही संस्कार आपने अपने देश में चारों तरफ इनको फैलते हुए देखा। और ये जो केक काटने वाला संस्कार है, ये जो तरीका है कि आप अपना जन्मदिन हमेशा केक काटकर ही मनाएंगे, ये जो संस्कार हैं, ये जो फैशन है, ये इन्हीं स्कूलों से आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस जरूरत को शुरुआत में ही पहचान लिया और वो शिक्षा का वो मॉडल लेकर आई जो सीमित संसाधनों वाले व्यक्ति को भारतीय संस्कारों और नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा दे सके। क्योंकि उस समय एक तरफ तो कॉन्वेंट स्कूल थे जो आपको भारत के संस्कारों से दूर ले जा रहे थे, वो आपको सिर्फ चर्च के बारे में बताते थे, मंदिर के बारे में नहीं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल थे जिसमें शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं था और उसका कोई चरित्र भी नहीं था। ऐसे में भारत के लोगों के लिए कोई भी ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं बची थी जहां वो राष्ट्रवाद की भाषा सीख सकें, जहां पर वो अपने संस्कारों के बारे में जान सकें, जहां पर वो ऐसी शिक्षा ले सकें जहां पर उन्हें यह समझ में आए कि हमारे असली संस्कार क्या हैं, हमारी असली पहचान क्या है। तो आरएसएस ने वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला स्कूल खोला और फिर 1977 में विद्या भारती की स्थापना की गई। ये आरएसएस का एजुकेशन विंग है जिसे विद्या भारती कहते हैं। धीरे धीरे हर राज्य और शहर में इसके तहत स्कूल खोले गए और आज विद्या भारती के तहत भारत में 12,850 स्कूल चल रहे हैं, लगभग 13,000 स्कूल, 49 कॉलेज और एकल विद्यालय मिलाकर कुल 30,000 शिक्षण संस्थान आज भारत में काम कर रहे हैं। और इन स्कूलों में 80,000 क्रिश्चियन और मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। इसलिए अगर कोई यह सवाल उठाता है कि यह सेकुलर नहीं है या ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो ऐसे लोगों को बता दें कि इन स्कूलों में 80,000 ईसाई और मुसलमान बच्चे भी पढ़ रहे हैं। 1952 से अब तक विद्या भारती के स्कूलों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे
पढ़ चुके हैं। अब बड़ी तस्वीर पर आप गौर कीजिए। ये जो 1 करोड़ बच्चे इन शिक्षा संस्थानों से पढ़े हैं, ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। अब ये बच्चे नीति निर्धारक बन रहे हैं। अब ये बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। अब ये अपने परिवार के मुखिया हो गए हैं। अब ये समाज पर अपना असर डाल रहे हैं। अब ये इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अहम पदों पर रहते हुए देश के लिए भी बड़े फैसले ले सकते हैं। और इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि अब भारत में राष्ट्रवाद की बात हो रही है, अपने देश के मूल्यों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, मातृभाषा में पढ़ाई करने की नीतियां बनाई जा रही हैं। और ये सब अचानक नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ 5 साल में हो गया, 7 साल में हो गया, 2014 के बाद से ही हुआ है, तो ये गलत है। ये जो बदलाव है ये बहुत धीरे धीरे हुआ है और इस बदलाव ने कई दशकों का समय लिया है। ये एक लंबे इंतजार और लंबे प्रयास का फल है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कोई परेशानी नहीं, जबकि उसके संस्थापकों ने देश की आजादी की जगह मुसलमानों के लिए यह समझाया, ताकि मुसलमानों को पढ़ने के लिए समझाया ताकि वो हिंदुओं से पिछड़ न जाएं। यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम यूनिवर्सिटी डाला, यह कहते हुए कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और यही वो सोच थी जिसने आगे पाकिस्तान को जन्म दिया। राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल चुनाव में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी से कोई परेशानी नहीं, जबकि वो खुलेआम मुसलमानों की राजनीति करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं। राहुल गांधी को असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल से भी कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूलों से उन्हें बहुत ही परेशानी है। देश को राहुल गांधी की सोच का सच बताने के लिए आज हमने ये तय किया कि हम बाहर निकलेंगे और आरएसएस द्वारा संचालित कुछ स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के मन में भी आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भर दी गई होंगी। और ये गलतफहमियां और ये दुष्प्रचार सेकुलरिज्म के नाम से होता है, धर्मनिरपेक्षता के नाम से होता है, और अपने आप को लिबरल बताने वाले नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, बड़े बड़े ऑथर, लेखक, ये सारे लोग सेकुलरिज्म के नाम पर आरएसएस पर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि इन स्कूलों में कट्टरवादी शिक्षा दी जाती है। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही स्कूलों में लेकर चलेंगे। आप खुद अपनी आंखों से इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए कि इन स्कूलों में आखिर होता क्या है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः ये दिल्ली का सरस्वती बाल मंदिर है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं फिजिक्स का एग्जाम चल रहा है तो कहीं अकाउंट्स की पढ़ाई हो रही है। ये बच्चे आज राहुल गांधी से कुछ कहना चाहते हैं। इस पॉइंट को जरूर करना। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि एनसीसी क्या है, जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उत्तर और दक्षिण के लोगों में समझदारी की कमी नहीं है, आप जाके केरला में ये बोलते हैं कि वहाँ के लोगों को मुद्दों की ज़्यादा समझ है, बल्कि ये तो आप एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि इतने सालों से जो अमेठी के लोग आपको जिताते थे वो बुद्धू थे कि वो आपको वोट दे के इतने सालों तक जिताते रहे। आपकी बहन यूपी में प्रचार करती हैं और आप जाके बोलते हैं वहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं। तो पीपल आर स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड थिंग्स। पहले तो उनको अधूरा ज्ञान है और जब अधूरा ज्ञान हो तो कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बोलना चाहिए। वो कभी भी हमारे स्कूल में आए नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी बोल दिया जो उनके मन में आया। तो पहले तो ये गलत था, इतने बड़े लीडर है वो पार्टी के, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी भी बच्चे को आतंकवादी से कंपेयर करना इतने बड़े पार्टी के लीडर की सोच दर्शाता है।
मैंने कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े बड़े लोगों की इतनी छोटी सोच भी हो सकती है। एक शायर है वसीम बरेलवी, उन्होंने कहा है उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ जो बच्चे हैं वो अपनी अलग अलग बातों के ज़रिए सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, और अगर कोई उनके स्कूल के बारे में, उनकी शिक्षा पद्धति पर सवाल उठाता है तो उसे वो क्या जवाब देना चाहते हैं। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो आपने सुना। अब ये भी सुनिए कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक राहुल गांधी के लिए क्या संदेश लाए हैं। स्कूल और विद्यालय में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम नहीं लागू करते हैं। हमारे पास सब बच्चे आते हैं और हम उनको उसी तरीके से सबको एक ही मानकर चलते हैं और ट्रीट करते हैं। वो कभी आए हो स्कूल, वो इन स्कूलों का दौरा करें और देखें आकर के, तब उन्हें पता लगे ना असलियत। बोलने से तो कुछ नहीं होता। जब तक आप उस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, आप आकर देखें। यहाँ सब अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। धर्म से रिलेटेड हम कभी उन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, और ना ये देख के पढ़ाते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। उनका कहना बिल्कुल गलत है हम कि वहाँ पर जब पाकिस्तान की तरह मदरसों का निर्माण हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ पर 20,000 विद्यालयों की इतनी बड़ी चेन है, सबसे बड़ी चेन ही विद्या भारती के विद्यालयों की है। तो ये उनका कहना सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेवा भारती के तहत आने वाले स्कूलों में ही देखने को मिलेगी। यहाँ भारतीय मूल्यों को समझाने वाली संस्कारपरक शिक्षा दी जाती है। अभिभावक संपर्क, यानी जिसे आप पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नाम से जानते हैं, ये इन स्कूलों में कैसे निभाई जाती है। अभिभावक संपर्क के लिए स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स यानी आचार्य साल में 1 या 2 बार बच्चों के घरों में जाते हैं, घर के माहौल से परिचित होते हैं और बच्चे के विकास पर माता पिता से चर्चा भी करते हैं। विद्या भारती के विद्यालय सीधे आरएसएस के द्वारा संचालित नहीं है। विद्या भारती के विद्यालयों के दृष्टि से सभी प्रदेशों में समितियां हैं जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद विद्यालयों में अनेक प्रांतों में वहाँ विद्यालयों की समितियां भी रजिस्टर्ड है, जो वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के एक्ट के अंतर्गत चलती हैं। कुछ ट्रस्टों के द्वारा चलाई देखो जो पब्लिक ट्रस्ट है, और इसलिए उन सभी का सभी प्रकार से ऑडिट होता है। शैक्षिक दृष्टि से सरकार के द्वारा निरीक्षण होता है, तो उनको मालूम रहता है हमारे यहाँ क्या विषय चलते हैं, क्या पुस्तकें चलती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी जो पूछा था राहुल गांधी ने, प्रश्न उठाया कि इनका पैसा कहाँ आता है, तो जो फीस आती है उसके माध्यम से पैसा आता है। बाकी समाज से अनुदान एकत्रित करते हैं और उनका सबका विधिवत ऑडिट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के बिना हर स्कूल अधूरा है। भारत माता की तस्वीर, भारत का नक्शा, माँ सरस्वती की वंदना के बिना प्रार्थना अधूरी है। स्कूल में न तो राजनीति की बातें होती हैं, न किसी धर्म को मानने या ना मानने की। क्रिएटिव आर्ट्स, खेल कूद और अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले बच्चे यहाँ जरूर मिलते हैं, और हाँ, प्रेरणा देने वाले संदेश भी। मैम, को करिकुलर एक्टिविटीज में एजुकेशन का एंटरटेनमेंट पार्ट है, और जिसको हम नाम देते हैं एंटरटेनमेंट या एजुटेनमेंट। तो उसमें स्पोर्ट्स आता है, म्यूजिक आता है, डांस आता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटी, ड्रामेटिक्स आता है उसके अंदर। तो हमारे बच्चे सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं एंड बहुत सी जगह पर नेशनल लेवल तक प्राइज जीतते हैं। SGFI जो हमारा नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, अभी इसी साल हमने उसमें 11 गोल्ड मेडल जीते हैं। पिछले कई सालों से राष्ट्र ने यही देखा है कि जब जब भी आप कुछ बोलने की चेष्टा करे हो तो ठीक से आपने समझा नहीं, समझकर बोलना चाहिए। जिस शब्द का आप उच्चारण कर रहे हो एक बच्चे के लिए, एक शिक्षा संस्थान के लिए, तो जिसका अपमान कर रहे हो, उसमें आरएसएस का कोई कार्यकर्ता अपमानित नहीं हो रहा है। आप तो राष्ट्र को अपमानित कर रहे हो, क्योंकि मनुष्य से ही तो राष्ट्र है और मनुष्य का शिक्षित होना उसका अधिकार है। और शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? विद्यालयों में। तो आप एक विद्यालय शिक्षण संस्थान को अपमानित करने जा रहे हो। आप भी कभी न कभी किसी न किसी विद्यालय में जरूर गए होंगे। क्या किसी ने टीचर
किसी भी अध्यापक ने आपको आतंकवादी शब्द से संबोधित किया? क्या आज आप ऐसे शब्द बोल रहे हो? दीप ज्योति जनार्दन। स्कूल में सुबह की प्रार्थना, इंटरवल के दौरान भोजन से पहले प्रार्थना और स्कूल की छुट्टी के वक्त प्रार्थना जरूरी है। कोरोना काल में भी ये परंपरा चल रही है। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय। वैसे स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने राहुल गांधी को सेवा भारती के किसी भी स्कूल में बिना पूर्व सूचना के आने का निमंत्रण भी दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विद्या भारती के तहत आने वाला ये एक और स्कूल है और अगर इस स्कूल के बारे में किसी को और ज्यादा जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना है तो हम ये भी बता दें कि इस वक्त स्कूल में नर्सरी कक्षा से लेकर 9वीं तक के एडमिशन खुले हुए हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो कट्टरवादी होते हैं? क्या उन्हें कोई खास तरह की शिक्षा दी जाती है? क्या वो बाकी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से अलग होते हैं? कॉन्वेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो अलग होते हैं और ये बच्चे अलग होते हैं? अब हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शिक्षा पाने वाले कुछ छात्रों के बारे में आपको हम बताते हैं, उनके कुछ नाम आपको बताते हैं। इससे आपको पता चलेगा इन स्कूलों से मदरसे वाले कट्टरपंथी निकलते हैं या देशभक्त निकलते हैं। जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद होने वाले भारतीय सेना के कर्नल बी संतोष बाबू का नाम तो आपने सुना ही होगा। बी संतोष बाबू विद्या भारती के स्कूल में ही पढ़े थे। भारत में फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान को लाने वाले पायलट स्क्वाड्रन लीडर दीपक चौहान भी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र ही रहे हैं। ये पहले रफाल प्लेन को उड़ाकर भारत लाए थे फ्रांस से। भारत की ओर से क्रिकेट खेल रहे नवदीप सैनी भी विद्या भारती के ही छात्र हैं और 2018 में एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली सुधा सिंह भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ी हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर आज आप गर्व कर सकते हैं और इन सभी छात्रों ने भारतीय संस्कारों और देशभक्ति वाली शिक्षा हासिल की है और देश को, समाज को, अपने परिवार को बहुत कुछ दे रहे हैं। भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को स्कूल कॉलेज खोलने और उन्हें चलाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए हैं, यानी जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने लिए स्कूल और कॉलेज अलग से खोल सकते हैं। यह अधिकार देश में अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के तहत दिए गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को देश में अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों के पास इन शैक्षिक संस्थानों का व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। व्यक्तिगत नियंत्रण, इसका मतलब वो अपने स्कूल या कॉलेजों को कैसे चलाना चाहते हैं वो उनकी मर्जी पर, उनके तरीकों पर निर्भर करता है। उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। देश की सरकार धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक स्कूल या कॉलेज को वित्तीय मदद देने से इनकार नहीं कर सकती, यानी उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। और भारत में मदरसे और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स इसी आधार पर चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके शहर में भी, आपके राज्य में भी आपने बहुत सारे मदरसे देखे होंगे और आपने बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स भी देखे होंगे, कॉन्वेंट स्कूल्स भी देखे होंगे, जहां पर अलग अलग धर्मों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। आपने कॉन्वेंट स्कूल्स में देखा होगा और आप में से बहुत सारे लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे। वहां पर सारा जोर चर्च और चर्च के तौर तरीकों पर होता है। वहां पर सारा जोर पश्चिमी सभ्यता पर होता है। वहां पर सारा जोर जो है वो अंग्रेजी पर होता है। लेकिन हम इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। इसी तरह अगर आप मदरसों में जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक दूसरी कल्चर देखने को मिलेगी। लेकिन किसी स्कूल में संस्कृत में प्रार्थना हो रही हो, देशभक्ति सिखाई जा रही हो या हिंदुत्व की अवधारणा के बारे में बताया जा रहा हो तो हमारे ही अपने ही देश में सवाल उठाए जाने लगते हैं। यह सबसे दुख का विषय है और यह बात आज आप अपने आप से भी पूछिएगा। जब आपने अपने बच्चों को इन कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजा था और जब उन स्कूल्स में इन्हें चर्च के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाई धर्म के त्योहारों के बारे में बताया जाता है, उनके तौर तरीकों के बारे में बताया जाता है, उन्हें
हेलो कहने के लिए कहा जाता है और नमस्कार नहीं सिखाया जाता, तब आपने कभी भी उन पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन अगर कोई स्कूल सरस्वती वंदना सिखाता है, नमस्कार कहना सिखाता है, तो आप सवाल उठाते हैं। ये सब पढ़ाने वाले वो स्कूल हैं जो अपनी मर्जी के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पर नहीं बल्कि सीबीएसई या शैक्षणिक बोर्ड के सिलेबस पर चल रहे हैं। सो इन स्कूलों में सीबीएसई का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है, कहीं बाहर का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता, जो कि हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी। और धीरे 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 बच्चे जो स्कूल में शिक्षा लेते हैं, स्कूल में जो संस्कार लेते हैं, वो कैसे उनके दिमाग में बसता चला जाता है, उसका उदाहरण मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था और आप यहां से ले सकते हैं कि जब आप अपने जन्मदिन पर सिर्फ केक काटने के बारे में सोचें, मोमबत्तियां बुझाने के बारे में सोचें, पार्टी करने के बारे में सोचें। इसीलिए आज मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं जिसके बारे में आज आपको जरूर सोचना है कि अचानक आपके जीवन में कैसे आ गया, जबकि ये आपके संस्कार थे ही नहीं। आप अपने जन्मदिन पर केक क्यों काटते हैं? आप अपने जन्मदिन पर केक पर लगी मोमबत्तियां ही क्यों लगाते हैं और उन्हें क्यों बुझाते हैं? और भारत में क्रिसमस भी दिवाली जितना ही बड़ा त्योहार कैसे बन गया? फिर से स्पष्ट कर देते हैं, हमें क्रिसमस से कोई परेशानी नहीं, हमें ईद से कोई परेशानी नहीं, और हमें इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है कि हमें कोई आपत्ति भी नहीं है कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहते हैं। आप केक खाना चाहते हैं, खीर खाना चाहते हैं, दिया जलाना चाहते हैं या मोमबत्ती बुझाना चाहते हैं। हमारे यहां हमारे संस्कारों में तो मोमबत्ती को बुझाना या दिए को बुझाना अशुभ माना जाता है, लेकिन पश्चिमी संस्कारों में मोमबत्ती को बुझाना शुभ माना जाता है और हमारे देश में आजकल वही चल रहा है। तो ये कैसे आया आपके संस्कारों में और आपके बच्चों के संस्कारों में, इस पर आज आप सोचिएगा। ये आया है स्कूलों से, और इन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो बाद में बड़े हुए। बड़े होने के बाद व्यवस्था हमारी 70 साल तक ऐसी रही जिसने अंग्रेजी स्कूलों में और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा स्वीकार किया। ये सारे बच्चे बड़े होकर बड़े बड़े पदों पर बैठे, प्रशासनिक सेवाओं में गए, नेता बने, अभिनेता बने, सेलिब्रिटी बने, और इन्होंने फिर यही सारे संस्कारों को आगे दूसरों तक फैलाने का काम किया। और देश में जब ये बड़े बड़े फैसले ले रहे थे, क्योंकि फैसले भी तो इन्हीं के हाथ में थे, इन्होंने फैसले भी वैसे ही लिए और से ही उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाया, वैसे ही स्कूलों को आगे बढ़ाया, वैसे ही कॉलेजों को आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे ये एक व्यवस्था बनती चली गई। लेकिन आरएसएस ने जो स्कूल शुरू किए थे, जिसमें अब 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं, अब ये 1 करोड़ बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, और ये बच्चे भी अब बड़े बड़े पदों पर आ चुके हैं। ये बच्चे भी अब इतनी ताकत रखते हैं कि ये समाज में अपना प्रभाव छोड़ सकें और बड़े बड़े फैसले ले सकें। इसलिए अब आपको अपने समाज में ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं, जो कि जमीन से कटे हुए हैं, उन्हें इस बात का एहसास है ही नहीं।